हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब मैंने बच्चों से कमेंट में पूछा कि कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट कराना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का इस चैप्टर के लिए कमेंट आया कि सर ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमको याद ही नहीं होता है, तो इसको आप कराइए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये चैप्टर याद नहीं होता है, होता ही नहीं है याद। होता ही नहीं है का मतलब यह है कि तुम इसको याद कर रहे हो इसलिए याद होगा नहीं। ये चैप्टर समझने का है। जिस बच्चे ने समझ के और खुद की लैंग्वेज में इस चैप्टर के नोट्स बना लिए वो बच्चा इसको कर देगा, कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर देगा। और जो बच्चा खुद के नोट्स नहीं बनाएगा, खुद की लैंग्वेज में खुद के तरीके से नोट्स नहीं बनाएगा, वो बच्चा इस चैप्टर को समझ ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पर। ध्यान रखना इस चीज को। तो जो टीचर ने तुमको लिखाया है या जो मैं लिखाऊंगा एज इट इज पढ़ने की कोशिश करोगे, इम्पॉसिबल, तुमको याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना सारा रटने की क्षमता तुम्हारी खत्म हो चुकी है। फिजिक्स का बच्चा इतनी नहीं रट सकता है। इस चीज को ध्यान रखें। तो तुमको क्या करना है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं, समझना है। हालांकि मैंने इसके नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, वो नोट्स देख लेना। अभी मैं बोलूंगा, लैंग्वेज तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नोट्स कंप्लीट लिख के उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट अच्छे तरीके से कर लें, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर लें बढ़िया तरीके से, जिससे कि तुमको बोलने की कोई समस्या इसमें ना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले नाम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आज के लेक्चर में लगभग बेसिक पार्ट इसका खत्म कर देंगे, और जो इसके कंसेप्ट हैं वो अगले वाले लेक्चर से शुरू होंगे। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, प्रकाश हम जानते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। प्रकाश, दृश्य प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पर। प्रकाश का मतलब कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। हालांकि एग्जैक्ट इतनी नहीं होती है, इससे थोड़ी सी कम और इससे भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, 3600 से 7800 के बीच में लगभग एग्जैक्ट होती है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 4000 से 8000 ही हम पढ़ेंगे, 4 से 8। ठीक है, ये तो दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश और विद्युत का मतलब है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश की गति। और चालकों में कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति। और प्रभाव मतलब इफेक्ट, या प्रभाव का मतलब है, अभी बताता हूं क्या है। दृश्य प्रकाश की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर दे तो इस प्रभाव को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब यह है कि दृश्य प्रकाश का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रॉन को गति करा दें, इलेक्ट्रॉन को गति कराने का मतलब मेरा यह है कि विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो अगर दृश्य प्रकाश का यूज करके हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को गति कराना शुरू कर दें, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, दृश्य प्रकाश के द्वारा। और इस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, अभी इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी डिटेल्ड परिभाषा आगे आएगी। तो अभी तो सिर्फ मैंने नाम बताया कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। एक्चुअल में ये चैप्टर का जो नाम है इसका मतलब क्या है। ठीक है, हालांकि इसके नाम में एक शब्द और आएगा, द्रव्य तरंग, उसको वहीं समझाऊंगा और वहीं डिटेल में इसको पढ़ेंगे, द्रव्य तरंगें क्या होती है। चलो, सबसे पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एवं कार्यफलन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एवं कार्यफलन, इस टॉपिक को ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना। यहां से अपना बेसिक कंसेप्ट शुरू हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना क्यों जरूरी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। देखो, मान के चलो ये कोई एक धातु की प्लेट है या सतह है, कुछ भी मान लो, धातु का पदार्थ या सतह। ये कोई धातु की प्लेट मान लो, ये कोई धातु की प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है कोई। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ, अगर कोई ऐसा पदार्थ है तो उस पदार्थ में यहां बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं। भाई, परमाणुओं से मिलकर प्रत्येक पदार्थ बनता है, ये तो बेसिक केमिस्ट्री का नियम है। कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। चलो, अब परमाणु के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन।
इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबको मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं कह सकते, तो फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? जैसे मान के चलो ये किसी परमाणु का नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, इस तरीके से इसकी ऑर्बिट्स हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने होते हैं? 8। 4 हो गए, 1 2 3 4, 8 हो गए लोग। तीसरी कक्षा मान लो 2 हैं, 3 हैं, जो भी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक प्रबल बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, विद्युत बल, नाभिकीय बल नहीं, ध्यान रखना, नाभिकीय बल नाभिक के अंदर ही लगता है केवल, और वो इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है नॉर्मली। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर जाए तो इस पर भी लग जाएगा, बट ऐसा सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, और हम सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। यहां से इन सब पे ये प्रबल आकर्षण बल लगेगा। सीधी सी बात है, विद्युत बल फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि दूरी कम हो तो विद्युत बल ज्यादा होता है और दूरी ज्यादा हो तो विद्युत बल कम होता है। तो पहली और कक्षा की दूरी नाभिक से तीसरी कक्षा की तुलना में कम है, इसलिए इन पर प्रबल आकर्षण बल लगेगा, और ये इतने ज्यादा बल से इसके ओर खिंच रहे होंगे, इसकी ओर आकर्षित हो रहे होंगे कि ये नाभिक को आसानी से छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, जा तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन अभी नॉर्मल परिस्थिति में इसको छोड़ के नहीं जा सकते। चलो ठीक, तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं बाकी की तुलना में इन सब पे आकर्षण बल बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा, तो ये इसको छोड़ के जा सकते हैं, चले गए नहीं कह रहा हूं मैं, जा सकते हैं। तो इन्हें कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? किसी भी परमाणु के संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की विशेषता ये होती है कि ये इस परमाणु को छोड़ के दूसरे परमाणु पे जा सकते हैं, लेकिन सतह को छोड़ के नहीं जा सकते। क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे 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 कैसे भी, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे गति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस सतह को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, इजेक्ट नहीं हो सकता अपने आप। अच्छा, इसको छोड़ के अलग नहीं निकल सकता, अलग नहीं निकलेगा तो अगर मैं यहां कोई सर्किट जोड़ूं तो सर्किट में भी नहीं जाएगा, सर्किट में नहीं जाएगा तो गति नहीं करेगा, और गति नहीं करेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। सीधी सी बात है, जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होगी, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह भी उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसको गति करानी है, इसको गति करानी है तो पहले इसको उत्सर्जित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जित करना पड़ेगा, अर्थात इस धातु की सतह से इजेक्ट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो धातु की सतह से इसको बाहर निकालें कैसे? तो निकालें कैसे, इसके लिए हमको ये याद रखना है और ये पता लगाना है कि ये जुड़ा क्यों हुआ है। तो धात्विक बंध वगैरह की वजह से धातु के अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बाकी सभी, जैसे एक परमाणु यहां पर है, दूसरा यहां पर है, बहुत सारे परमाणु है, सबका मान के चलो एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर केवल उसी का, जैसे ये है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर ये नाभिकीय बल नहीं लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सब इस पे बल लगाएंगे, और सब बल लगाएंगे तो ठीक ठाक बल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आसानी से इसको छोड़ के नहीं जा सकता। सीधी सी बात है, आकर्षित करके चिपका के रखेंगे इसको अपने आप से। अब अगर इसको निकालना है तो जितना बल ये इस पे अंदर की तरफ लगा रहे हैं, इतना ही बल मैं बाहर की तरफ लगा देता हूं, सेम बल लग जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होने का मतलब है जितना बल नीचे उतना ऊपर संतुलन अवस्था में आ जाएगा, निकलने की स्थिति में आ जाएगा। अगर मैं इस पे जितना नीचे लग रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा दूं तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, बशर्ते किसी अन्य से टकराए नहीं और इसमें एनर्जी का लॉस ना हो। ये चीजें हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो कि जितनी ऊर्जा से ये नीचे बना हुआ है उतनी ऊर्जा इसको ऊपर की तरफ दे दें हम, तो ये इसको छोड़ के इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और कार्यफलन सुनो, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम सकता है उसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन इस सतह को छोड़कर बाहर
निकल सकता है दूसरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए, उसको हम कहेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे उसको? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अगर प्रकाश की वजह से उत्सर्जित हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से उत्सर्जित हुआ है? प्रकाश की वजह से, तो इसको कहेंगे फिर फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भी आगे आएगा डिटेल में, पर अभी थोड़ी देर के लिए नाम याद रख लो, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो क्यों? क्योंकि फोटो का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश फोटोन के रूप में होता है, इसलिए प्रकाश को कहते हैं फोटो। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों कहा इसको फोटो इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके बाहर निकला है। तो अब जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो बच्चे कॉपी निकालें, और मैं 2 लाइन बोल रहा हूं, वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, और उसमें जो मैं बोल रहा हूं इसको लिखेंगे, और लिखने के वीडियो को रोक रोक के लिखना, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी फालतू में, मुझे अपलोड करने में दिक्कत आती है। प्रत्येक धातु में अनेक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि नाभिक से दुर्बल बंध से बंधित होते हैं। इस कारण धातु के अंदर गति कर सकते हैं परंतु सतह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्हें सतह से उत्सर्जित करने के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद में 2 टॉपिक थे इसमें, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये हमने फर्स्ट हेडिंग डाल के इसको समझ लिया, लिख लिया। अब हेडिंग आ रहा है अपना कार्यफलन, वर्क फंक्शन। अगला टॉपिक है हमारा कार्यफलन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। ठीक है, पहली बात, इसको W0 या फाई नॉट से हम व्यक्त करते हैं, W0 से या फिर किससे? फाई नॉट से। ठीक है, W0 या फाई नॉट से हम इसको व्यक्त करते हैं। क्या होता है? मान के चलो ये कोई धात्विक सतह है, ये कोई धातु की सतह है, इस सतह पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इसके अंदर तो रहेंगे लेकिन अपने आप बाहर नहीं जा सकते, अपने आप बाहर नहीं जा सकते, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इस सतह से बंधने के लिए जो ऊर्जा है वो है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा के साथ ये इस क्रिस्टल से बना हुआ है, इसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। इस बाइंडिंग एनर्जी के साथ ये इस सतह से बॉन्डेड है, बना हुआ है, इसको छोड़ के नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसने इस पे से इतना उधार ले रखा है, इसका मतलब इस पे इतना आकर्षण बल लग रहा है अन्य नाविकों की वजह से। यहां पे जितने भी नाविक हैं वो सब मिला के इस पे बल लगा रहे हैं, जिससे इस पे विद्युत स्थिति ऊर्जा पैदा हो रही है। कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बंधन ऊर्जा हो गई, इस ऊर्जा से बना हुआ है। अब यदि मैं इसको बाहर से किसी सोर्स से, अब वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, आगे पढ़ेंगे, और भी कई ऊष्मा वगैरह, यहां से मैंने इसको ऊर्जा दी। ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको मैं ऊर्जा देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोच के बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को पाकर इस सतह से बाहर निकल सकता है? तो इसका जवाब तो ना होगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर ये इसके साथ कितनी ऊर्जा से बना हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निकलने के लिए कम से कम 3 तो चाहिए, इससे कम पे तो कोई संभावना बन नहीं रही। लेकिन वास्तविकता ये है कभी कभी ज्यादा पे भी नहीं निकलता है। उसका रीजन बताऊंगा मैं तुमको आगे। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नहीं निकलेगा, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो ये निकल सकता है। तो ये निकल सकता है। निकल सकता है का मतलब यह है कि निकल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे भी सेम जवाब, ये निकल सकता है, निकलने की फुल गारंटी नहीं है। कारण बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बार बार। तो देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा लेता हूं मैं, कोई नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उठा लिया मैंने। यहां पे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु हैं, नाभिक हैं, बहुत सारे। इस इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा है मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इसको मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी मान लो। इसको निकलने के लिए, इसको इस जगह पे से निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 3। चलो 3 खर्च करके निकल जाएगा। जब ये यहां से निकल के जाएगा तो इसके पास ऊर्जा कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 5 आई है टोटल। 3 इसने यहां से इजेक्शन होने में खर्च कर दी, ठीक है। अब ये गया
और यहां जाके इससे टकराया, इससे टकराया और टक्कर में मान लो टक्कर के दौरान हालांकि चल के जाएगा तो इसकी हीट भी बढ़ सकती है और भी कई चीज हो सकती हैं, टक्कर भी हो सकती है, इसके अलावा कई सारी चीजें हो सकती हैं। यहां से यहां तक पहुंचने में इसने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च कर दी। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको यहां से निकालने में खर्च हो गई, बची कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से यहां तक रास्ते में कई से टकराया, इसका हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसकी एनर्जी लॉस हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये यहां पे जब आया तो इसके पास कितनी ऊर्जा है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी ये सतह के अंदर है, सतह से बाहर पहुंचा नहीं है, सतह के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, भले इसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लेकिन अभी भी ये सतह से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके पास ऊर्जा ही नहीं है बाहर जाने के लिए, ठीक है, तो अभी भी ये सतह के अंदर रहेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे किसी केस में कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा देने पर भी ये बाहर निकल जाए 100% इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, समझ रहे हो। और केस ये भी हो सकता है कि यहां पे धातु की सतह पे एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी और बिल्कुल ऊपर है ये, इसके ऊपर कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये यहां से निकल जाएगा। लेकिन जब निकलेगा तो इसकी ऊर्जा होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां आया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसको निकालने में खर्च हो गई। ये बाहर तो निकल गया लेकिन बाहर निकलने के बाद इसकी ऊर्जा 0 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल के गति नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां तक आने में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च कर दे। अब ये जब बाहर निकलेगा यहां से आगे जाएगा तो कितनी ऊर्जा से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक ये भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको निकालने में खर्च हुई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके टक्कर वक्कर में खर्च हो गई और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाकी से बाहर निकल गया। तो ये जो है गति करेगा और ये गति नहीं करेगा। ठीक, अब समझते हैं कार्यफलन। ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने। तो मैंने तुमको ये बताया 3 स्थितियां अगर मैं लूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी भी ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैं ऊर्जा दे रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुझे पता है ये बाहर नहीं निकलेगा। इसको ऊर्जा दे रहा हूं मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये निकल सकता है, ये निकल सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है। इसको मैं दे रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी निकलने की इसके बजाय ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% तो कुछ भी नहीं कह सकते हम, 5 पे भी नहीं कह सकते, 10 पे भी नहीं कह सकते, तो ये भी बाहर निकल सकता है। तो मुझे बताओ बाहर निकलने का सिस्टम इस ऊर्जा के बराबर पे हो सकता है या इस ऊर्जा से ज्यादा पे हो सकता है? क्या कम पे होगा? नहीं। तो कार्यफलन क्या है? कार्यफलन है किसी इलेक्ट्रॉन को सतह से उत्सर्जित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही कार्यफलन कहलाएगा। कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही क्या कहेंगे हम? कार्यफलन। तो कम से कम ऊर्जा किसके बराबर हो सकती है? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो वो कम से कम होगी। मतलब ये है जो कार्यफलन है W0 वो बराबर होगा बंधन ऊर्जा के, कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए, तभी वो बाहर निकलेगा और उसी को हम क्या कहेंगे? कार्यफलन। इससे ज्यादा होने पे बाहर तो निकल जाएगा लेकिन उसको कार्यफलन नहीं कहेंगे। 4 को हम कार्यफलन नहीं कह सकते लेकिन इस पे बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम न्यूनतम वह ऊर्जा जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कार्यफलन। इसको W0 या φ0 से व्यक्त करते हैं। चलो, ये कार्यफलन की परिभाषा होगी, लिख लेना वीडियो पॉज करके आसानी से। किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है और ये इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा के समान इसका मान होता है। W0 बराबर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा। ठीक है भाई साहब। चलो, अब हम बात करते हैं कि बंधन ऊर्जा, शब्द सुनाई दे रहा है ऊर्जा, और यहां पे W मतलब कार्य जैसा कुछ लग रहा है हमको। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक तो सेम ही होता है, दोनों का मात्रक, वैसे SI मात्रक की बात करूं तो दोनों का SI मात्रक जूल होता है। दोनों का SI मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन मैं बार बार ये चीज तुमको बता रहा था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी मैंने जूल नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसका कारण क्या है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों काम में लेते हैं और ये होता क्या है? चलो देखो, ऊर्जा के अगर मैं मात्रक की बात करूं तो अगर इसके मात्रक की बात करूं तो इसके 2 मात्रक होते हैं, एक तो जूल
ये बड़ा मात्रक है और छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका छोटा मात्रक है और जूल क्या है इसका बड़ा मात्रक। अच्छा, दो इसके अलग अलग मात्रक हैं, जैसे 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग मात्रक है मीटर और सेंटीमीटर, लेकिन आपस में कोई रिलेशन तो होता है। तो इनके बीच में रिलेशन है 1 जूल में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। मतलब यह है कि देखो, संख्या छोटी मात्रक बड़ा, संख्या बड़ी मात्रक छोटा। तो ये तो कैसा मात्रक है, स्मॉल, छोटा मात्रक है, और ये कैसा मात्रक है इसका, ये तो बहुत बड़ा मात्रक है, ये तो ऐसा ही मात्रक है, एमकेएस मात्रक है, और ये इसका बहुत ही छोटा मात्रक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां इसका मात्रक निकल गया और इनमें रिलेशन भी पढ़ लिया। लेकिन अब ये भी समझ ही लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो तो अलग से हेडिंग डाल के इस चीज को पढ़ सकता है, या अलग से क्वेश्चन बना के लिख सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसे कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं परिभाषित करवा रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी ऊर्जा स्टोर होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलो इसके हिसाब से ये निकालते हैं, ये कहां से आया देखते ध्यान से। चूंकि V बराबर क्या होती है, विभवांतर W/Q, तो यहां से W बराबर VQ, W बराबर क्या हो जाएगा VQ। ठीक है, विभवांतर 1 वोल्ट है और किसको त्वरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर V कितना 1 वोल्ट इंटू इसकी जगह इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतने जूल आ गए, कार्य इतने जूल आ गया। तो ये जो आया है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इतने जूल कार्य जो आया है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर। यही तो रिलेशन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1 का इंटू करोगे तो वही आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये था कार्यफलन, क्या होता है कैसे होता है सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब एक छोटा सा सवाल, क्या कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे देने पर किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 4 ऑप्शन दे दूं कि निकल जाएगा, निकल सकता है, नहीं निकलेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब ध्यान रखना, कभी भी ये नहीं होगा कि निकल जाएगा, इसका जवाब होगा निकल सकता है। लेकिन निकलेगा भी तो इसका जवाब ये पक्का है कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। वो गति नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी तो उसके पास है नहीं, ले दे के वो निकला तो बड़ी मुश्किल से। ठीक है, चलो ये अब यहां पे नोट करके लास्ट में लिख देंगे, नोट करके लिख देंगे पहली चीज कि जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं का कार्यफलन अन्य धातुओं की तुलना में कम होता है। पहला पॉइंट लिख देंगे कि क्षार धातुओं का कार्यफलन अन्य धातुओं की तुलना में कैसा होता है, कम। दूसरा, अन्य धातु जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, इनका कार्यफलन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, ETC, ये सभी क्षार धातुएं हैं और केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ी लोगे तुम इनको। सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो इस वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं उनका कार्यफलन, सीजियम भी इसी में आ जाएगा, इनका जो कार्यफलन है ये बहुत ही कम होता है। इनका कार्यफलन बहुत कम होता है किसकी तुलना में, अन्य धातुओं की तुलना में। जो थोड़ी से स्ट्रॉन्ग मेटल हैं उनकी तुलना में इनका बहुत कम होता है क्योंकि सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, अब ये क्षार धातुओं के कार्यफलन की बात होगी। दूसरा, सबसे कम कार्यफलन, सबसे कम, भाई सबसे कम तो इनका ही होगा, इनमें भी किसका सबसे कम, सबसे कम कार्यफलन होता है सीजियम का। और दूसरा, सबसे अधिक कार्यफलन भैया होता है, सबसे अधिक कार्यफलन होता है प्लेटिनम। इसका कार्यफलन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक चीज बता दूं तुमको, ये जितने भी फिगर मैं तुमको बता रहा हूं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं।
अगर तुम जेईई और नीट जब पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ एडवांस किताबों में इनकी वैल्यू थोड़ी बहुत अलग अलग दे रखी हो। मतलब इसका मैंने कई जगह देखा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मुझे मिला है। तो अब ये मत सोचना कि सर ने गलत पढ़ा दिया। मैं तो अब कई किताबों का तो बता नहीं सकता। हमको मेन टारगेट हमारा क्या है, एनसीईआरटी। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं तुमको बता रहा हूं, समझ में आ गई बात। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सबसे अधिक इसका प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा। तो इस चीज को एक बार नोट कर लें। दूसरा पॉइंट कि सबसे कम कार्यफलन सीजियम का इतना और सबसे अधिक कार्यफलन प्लेटिनम का इतना होता है। आगे चलें, चलो इतना उतारने के बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधियां, इजेक्शन मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी धातु की सतह से कितने तरीके से निकाला जा सकता है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक है, छाप दो। पहला है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन नाम से पता चल गया होगा तुमको। तापायनिक उत्सर्जन मतलब ताप देने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए तो हम उसको कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। किसी धात्विक सतह पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा डेल्टा क्यू, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा दूं और ये यहां से बाहर निकल जाए तो इसे तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, यही लिख देना। जब किसी धातु की सतह को गर्म करते हैं तो सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के समान ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करके उत्सर्जित हो जाते हैं, जिसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन ये क्या बीमारी है? क्षेत्र का मतलब यहां पे विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में भी हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में वो है नहीं। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन या क्षेत्र उत्सर्जन, भाई देखो ये कोई धातु है, इस धातु के अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन है मान लो, और किसी भी धातु में सिंपली बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। अब मैं यहां पे दो प्लेट लगा देता हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा यहां पर ई वेक्टर, और ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट इधर खींचेगी और ये इसको इधर धकेलेगी, ये वाली प्लेट इसको आगे धकेलेगी और ये इसको इधर खींचेगी, दोनों बल इधर लगेंगे इस पे। समझ रहे हो? ए और बी अगर दो प्लेट हैं तो ए प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगी और बी प्लेट अपने से दूर भगाएगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, दोनों बल इधर लगेंगे। तो अगर जितनी मात्रा में इसको बल चाहिए उतना इसको मिल गया तो आसानी से इसको छोड़ के पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के और प्लेट पे आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे क्षेत्र उत्सर्जन। ऐसा तभी होगा जब यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र अगर हो तो ये इजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इजेक्ट नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखोगे? दूसरा हेडिंग डालें क्षेत्र उत्सर्जन और लिखें जब किसी धातु को उच्च विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर में रखते हैं तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर अत्यधिक विद्युत बल लगता है। इस कारण ये धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं, इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। हो गया? इसके बाद में अब हम आते हैं तीसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यहां पे सिर्फ हम विधियां पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमको, चैप्टर का नाम ही ये है। तो यहां पे सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अगर किसी सतह के पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए किसके रूप में? hν, यानी कि प्रकाश के रूप में, तो ये यहां से निकल सकता है। अगर ये ऊर्जा कार्यफलन, ये वाली ऊर्जा अगर इसके कार्यफलन के बराबर या इससे ज्यादा है तो ये निकल सकता है। ठीक है, इसे कहेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इसमें लिखें जब किसी धातु पर
एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक फोटोन को ग्रहण करके उत्सर्जित हो जाते हैं। इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। चल, इसके बाद में हम आते हैं चौथा, वो है द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इजेक्शन। द्वितीयक उत्सर्जन क्या बीमारी है? देखो, ये मान के चलो कोई धातु है, यहां से हमने किसी भी, इनमें से किसी भी माध्यम से ऊर्जा दी, हो सकता है ताप से दी, हो सकता है क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र से दी, हो सकता है हमने किसके रूप में दी? प्रकाश के रूप में। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इसका कार्य फलन है, मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तुम ये मत कहना कि सर 3 एग्जांपल क्यों ले रहे हो, क्या 3 होता है सबका? नहीं होता, मैंने बताया ना 2.14 से 5.65 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। मान लो इसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 4 धातु होगी। यहां से हमने इसको ऊर्जा दी और इसको ऊर्जा दे दी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी किसी भी रूप में, इनमें से किसी भी प्रकार से इतनी ऊर्जा हमने इसको दे दी, तो क्या होगा? ये यहां से निकलेगा कितनी ऊर्जा से? 2.5 घटा दें अगर हम, तो 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से निकलेगा। रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ये था, ये दूसरा था, ये फर्स्ट, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसको, इसके पास जो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास कितनी ऊर्जा है? 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी भी धातु में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके उत्सर्जन के लिए सेम ही ऊर्जा चाहिए, और सेम ऊर्जा चाहिए तो आसानी से इसकी ऊर्जा, जब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन है तो इसका भी इतना ही होगा, मतलब इसके पास 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, तो इसको अगर ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दे और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे 2। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। एक तो यहां से निकल के जा ही रहा है जो इससे टकराया और इसको कुछ ऊर्जा दे दी। अब ये हो सकता है कि 5.5 में से 2.5 गई तो कितनी बची? 3 में से हो सकता है इन दोनों के पास 1.5 हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, इसके पास 1 हो, इसके पास 2 हो, वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं और ना ही कहीं ये पढ़ना है हमको। तो कुल मिला के निकल दोनों जाएंगे, संभावना दोनों की है निकलने की, निकल जाएंगे और संभावना दोनों में अंतर है। निकल जाएंगे ऐसा अगर मैंने कहा है तो गलत कहा है, निकल सकते हैं दोनों। अगर दोनों निकल गए तो फिर इसको कहेंगे द्वितीयक उत्सर्जन। नाम से भी पता चल गया होगा, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के इतनी ऊर्जा दे दे कि कार्यफलन के बराबर हो जाए तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी साथ में निकल जाएगा, इसे कहेंगे हम प्राथमिक, इससे द्वितीयक उत्सर्जन। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो खुद बना के लिख सकते हो, फिर भी लिख लो। जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से टकराता है तो कुछ ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है, जिसे पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इसे ही द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तथा उत्सर्जित दूसरे इलेक्ट्रॉन को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की विधियां। 4 विधियां हैं, चारों के बारे में लिखा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे इस खोज के बाद में। पहले खोज पढ़ लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज में सबसे पहले इस प्रभाव को किसने देखा, तो इसका जवाब है हर्ट्ज। और सबसे पहले इस प्रभाव को किसने समझाया, तो इसका जवाब है होलबॉक्स और लेनार्ड ने। किसने समझाया? होलबॉक्स और लेनार्ड ने। लेकिन देखा किसने? हर्ट्ज ने। समझ में आ गई, इसमें अंतर है। हर्ट्ज ने देखा तो था इसको सबसे पहले, लेकिन इसका कारण ये नहीं बता पाया, मतलब इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं कर पाया, पर देखा सबसे पहले इसी ने था। चलो, हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज ने क्या किया, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें बना रहा था। तुम लास्ट वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले आएगा हर्ट्ज का प्रयोग।
वही हर्ज का प्रयोग है। इसी प्रयोग के दौरान इसकी रिसर्च हुई थी। ये विद्युत विसर्जन वाले प्रयोग में इन्होंने देखा कि एक निर्वातित कांच के ट्यूब की नलिका ली इन्होंने और इसमें 2 इलेक्ट्रोड, धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए। और ये धातु वैसी नहीं थी, क्षार धातु वगैरह नहीं थी, ये धातु थी जो हार्ड मेटल होते हैं तुम्हारे, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम। इन्होंने जिंक की प्लेट ली थी। किसकी प्लेट? जिंक की। चलो, हालांकि ऐसा कहते हैं कि होलबॉक्स और लेनार्ड ने ली थी, लेकिन इन्होंने ही ले ली थी वो। और यहां पे एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया, जिससे वोल्टेज को कम ज़्यादा करके इस पर आरोपित किया जा सके। ठीक है, धारा नियंत्रक लगा दिया, ये हाई वोल्टेज की बैटरी, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक, ये तो है एनोड, ये है कैथोड। ये एनोड और ये कैथोड। ठीक, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि इस प्रयोग में ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या है, जैसे मार्कर है, ये कांच की, निर्वातित कांच की नलिका है। निर्वातित कांच की नलिका मतलब इसके अंदर निर्वात है, एक कांच की नली है जिसके अंदर निर्वात है, मतलब कोई माध्यम नहीं है। कुल मिला के बात यह है, इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और करंट फ्लो कर रहा है। सोच के बताओ करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में घूमते हैं। बैटरी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जब यहां से घूम के वापस यहीं आ जाएगा तो करंट फ्लो होगा। यहां से जाने वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके रुक गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां से जाके यहां पे जाके रुक गया वो। अब दिक्कत ये, यहां से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे तो हवा में भी फ्लो नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, जिसमें तो निर्वात है। तो अंदर फ्लो होने के लिए कोई धातु होती तो यहां से यहां तक एक तार जोड़ दें तो करंट फ्लो हो जाएगा। अगर मैं यहां से यहां तक एक तार जोड़ दूं तो करंट फ्लो हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे कोई तार नहीं है या कोई माध्यम नहीं है, इस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहे। तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, हर्ज ने एक काम किया कि इस जगह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला। ध्यान रखना, पराबैंगनी प्रकाश सामान्य प्रकाश की तुलना में ज्यादा ऊर्जा युक्त होता है उसका फोटोन, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक होता है, इसलिए हम इसको काम में जनरली नहीं लेते। एच न्यू, पराबैंगनी प्रकाश डाला, या फिर यहां पे लिख देना यूवी, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट प्रकाश डाला और इन्होंने पाया कि इसमें परिपथ में अगर हम एक माइक्रो अमीटर जोड़ दें तो परिपथ में धारा बहना शुरू। क्या देखा कि जब तक इस कैथोड पर प्रकाश नहीं डालते हैं इस परिपथ में धारा भी नहीं बहती है, लेकिन जैसे ही इस कैथोड पर इन्होंने अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश डाला, ध्यान रखना इसमें ये वाली जो रॉड है ये किसकी है? जिंक। किससे बनी है? जिंक, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं? जिंक धातु के। इन्होंने जिंक के काम में लिए थे, लोहे के लोगे तो भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम पे भी हो जाएगा। तो इन्होंने जिंक की रॉड ली, जब तक प्रकाश नहीं आ रहा है तब तक इस परिपथ में कोई धारा नहीं। जैसे ही प्रकाश आया इस परिपथ में अचानक क्या बहने लग गई? माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा इस परिपथ में बहना शुरू हो जाती है। माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा बहना शुरू हो जाती है। चलो, हर्ज ने इसको देख तो लिया, लेकिन हर्ज को आज तक नहीं पता कि ये क्यों हुआ। हर्ज को पता ही नहीं चला ये ऐसा क्यों हो रहा है। हर्ज ने जब लोगों को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, तो लोगों ने पूछा कि कारण तो बता, ऐसा हुआ क्यों? तो हर्ज के पास कोई जवाब ही नहीं था। अब ये बात पता नहीं होलबॉक्स और लेनार्ड को कैसे पता चल गई, बस इसका यहीं पे है। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, तुम चाहो तो इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। फर्स्ट हेडिंग डालना हर्ज का प्रयोग, जिसमें चित्र बना लेना और फिर लिखना हर्ज द्वारा विद्युत विसर्जन या विद्युत स्फुरलिंग विसर्जन प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर विद्युत विसर्जन की दर बढ़ जाती है, अर्थात परिपथ में अचानक धारा बहने लगती है। इसका कारण बताने में ये असफल रहे। बस इतनी सी बात लिख दो। इसके बाद में दूसरा, इसका कारण नहीं बता पाए, मतलब देख तो लिया लेकिन कारण वाले इसको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता तो फिर रिसर्च इनके नाम पे कैसे होगी। दूसरा प्रयोग आता है वोल्बॉक्स एवं लेनार्ड, दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग।
इनको ये बात पता चल गई कि हर्ट्ज के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। ये वही हर्ट्ज है जिसके नाम पे आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज बराबर पर सेकेंड। ठीक है, होलबॉक्स एवं लेनार्ड का प्रयोग। अब होलबॉक्स और लेनार्ड भाई साहब को ये बात पता चल गई कहीं से, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि यार ऐसा हुआ क्यों होगा। तो इन्होंने इस प्रयोग में दो काम किए, इन्होंने इस प्रयोग में दो काम किए। पहला काम सुनो, इस प्रयोग के अंदर वही जिंक के इलेक्ट्रोड लगा दिए और वही बैटरी से इनको जोड़ दिया, और बैटरी से जोड़ने के बाद कुंजी भी लगा सकते हो चाहो तो, यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा दो, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना। ठीक, ये एनोड और ये कैथोड, प्लस और माइनस। इस प्रयोग में जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश इस पर आपतित कराया जाता है तो यहां से धारा बहने लगती है। अब तुम सोच के देखो, धारा कैसे बह सकती है भाई, धारा बह कैसे सकती है यहाँ पे भाई? धारा बहने के लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन बहने चाहिए, तब धारा बहेगी उसके विपरीत दिशा में। तो इन्होंने बताया कि जब तक इस पर प्रकाश नहीं आता है तब तक यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बहते हैं, जैसा दिख भी रहा है क्योंकि धारा नहीं बह रही। जैसे ही यहां पे प्रकाश आया, प्रकाश आते ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भागना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहां से, और इधर ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, ये इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और इसमें बहना शुरू हो जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, यहां से यहां, और परिपथ में लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं। इसी वजह से धारा बहती है। तो यहां से एक नई बात पता चली, क्या कि अगर किसी धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाए तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो धातु क्या त्याग देती है? इलेक्ट्रॉन। और यहां पे ध्यान रखना, इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन त्यागना ही मुख्य काम है। उसके बाद बहना जो काम है ना, वो तो पॉजिटिव प्लेट करा लेगी आराम से, वो तो पॉजिटिव प्लेट इनको खींच लेगी अपनी तरफ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है यहां से इलेक्ट्रॉन निकले कैसे। तो निकलने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? यूवी, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो ये इनके प्रयोग का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा कि जब किसी जिंक प्लेट को हम, उदासीन प्लेट है, इसको अगर पराबैंगनी प्रकाश में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, कम कम मात्रा में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और थोड़ी देर रखते हैं, मान के टी समय रखा, और टी समय रखते हैं पराबैंगनी प्रकाश में, तो इस पर और ज्यादा मात्रा में धनावेश आ जाता है। और थोड़ी देर रखते हैं तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश में रखने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ती जा रही है। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है। एक्चुअल में इसमें से नेगेटिव चार्ज में लगातार क्या आती जा रही है? कमी। यानी कि इसमें से कौन बाहर निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 3। फिर इसमें से जो भी संख्या है गिन लेना, इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, फिर इसमें से और निकल गए। तो इस तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन लगातार कहां निकलते जा रहे हैं? बाहर। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से इस पर क्या आता जा रहा है? पॉजिटिव। कुल मिला के पूरा इसका निष्कर्ष ये है कि जब किसी हार्ड मटेरियल पर, जब किसी धातु पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ये प्रयोग किया होलबॉक्स और लेनार्ड ने। तो अगर इस प्रयोग को लिखना चाहते हो तो इसमें 2 पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना। होलबॉक्स एवं लेनार्ड ने निर्वातित कांच की नलिका में कैथोड एवं एनोड लगाकर विभवांतर आरोपित किया तो पाया कि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर माइक्रो एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होने लगती है। ये भैया आराम से रोक के वीडियो लिख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा क्या प्रेक्षण देखा? इन्होंने कैथोड के रूप में जिंक धातु का प्रयोग किया। जब कैथोड की ऋणात्मक प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश में रखते हैं तो यह उदासीन हो जाती है। पुनः उदासीन प्लेट को पराबैंगनी प्रकाश में रखने पर यह धनावेशित होने लगती है तथा पराबैंगनी प्रकाश के कारण धनावेश की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। अब दोनों पॉइंट लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना इनका निष्कर्ष।
या वैसे हेडिंग में डालना निष्कर्ष, वैसे लिख दो। अतः स्पष्ट है धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित करने पर वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये होलबॉक्स और लेनार्ड का प्रयोग हो गया। तो होलबॉक्स और लेनार्ड ने इस ट्यूब के बारे में बताया या इलेक्ट्रॉन के निकलने के बारे में? इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक बार निकल गया तो फिर धारा बहना कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है, कैसे है, ये बताया ढंग से किसने? होलबॉक्स और लेनार्ड ने सबसे पहले। समझ में आ गई इतनी सी बात? चलो आज के लिए लास्ट टॉपिक, हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव तक तो कम से कम पहुंचे, यहां तक इसका पूरा बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा भैया। ठीक है, अब कल से कुछ इसमें कंसेप्चुअल चीजें शुरू हो जाएंगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? मान के चलो ये धातु की सतह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कोई प्रकाश के रूप में या किसी भी रूप में ऊर्जा आई है और हमको जनरली प्रकाश के रूप में पढ़नी है। तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा आई, यूवी हो सकता है या फिर विजिबल लाइट हो सकती है, दृश्य प्रकाश, और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल के चली गई। ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस परिपथ में प्रवाहित हुआ और परिपथ में प्रवाहित होने से धारा बनी। तो इस पूरे प्रभाव को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहां से बाह्य ऊर्जा की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रकाश की वजह से अगर निकला है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे उसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी चीज, ये फोटो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, गति करने से धारा बनती है, जिसे कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। कौन सी धारा? प्रकाश विद्युत धारा। अब जो सतह इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, ये वाली सतह, इस सतह को कहेंगे प्रकाश सुग्राही सतह, फोटो सेंसिटिव सरफेस, प्रकाश सुग्राही सतह। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में मैंने तुमको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं प्रकाश की वजह से। इसकी गति की वजह से प्रकाश विद्युत धारा बनती है, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा जो सतह इलेक्ट्रॉन को त्यागती है क्या कहलाती है? प्रकाश सुग्राही सतह। लिखना चाहते हो पूरी लैंग्वेज तो लिखें। जब किसी धात्विक सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से प्राप्त धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। जिस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है प्रकाश सुग्राही सतह कहलाती है। बस इसमें बस हमको एक बात नोट करके यहां पे लास्ट में लिख देनी है। नोट डाल के एक बात हम यहां पे लिख देंगे लास्ट में। पहला पॉइंट, जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुएं कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आदि। ये सभी की सभी, इनका कार्यफलन सामान्य और धातुओं की तुलना में कम होता है। इनका कार्यफलन और धातुओं की तुलना में कैसा होता है? कम। क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। दृश्य प्रकाश पर आसानी से किसको त्याग देती हैं? इलेक्ट्रॉन को। दूसरा पॉइंट, अन्य धातुएं, इनके अलावा जितनी भी अन्य धातुएं हैं, अन्य धातुएं जिसमें लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक, बाकी सब जितनी भी हैं तुम जानते हो, केमिस्ट्री पढ़ी है। ये सभी धातुएं पराबैंगनी, ये सभी धातुएं पराबैंगनी प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। ये दो बातें नोट करके लिख देना कि क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं, जबकि दूसरा पॉइंट, अन्य सभी धातुएं पराबैंगनी प्रकाश यानी कि यूवी पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर पाती हैं या करती हैं। सवाल यह है कि दृश्य प्रकाश पर ये वाली क्या इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेंगी?
तो इसका जवाब है नो। ये कभी भी इतने प्रकाश पर नहीं त्यागती है। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होती है, और दृश्य प्रकाश जो है उसके फोटोन की ऊर्जा इतनी ही होती ही नहीं है जितना कि इनका कार्यफलन होता है। इनका कार्यफलन 4 या 5 के आसपास होता है, 5.65 अधिकतम था, ठीक है, तो इनका 5 के आसपास होता है, जबकि यहां पे अधिकतम ऊर्जा 4 से 5, लास्ट 4 साढ़े 4 हो पाएगी। तो ये दृश्य प्रकाश इन धातुओं से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। और बाई चांस बैंगनी फोटोन ने अगर कर भी दिया तो वो जब निकल के जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ना के बराबर होगी, वो गति नहीं कर पाएगा, और गति नहीं कर पाएगा तो धारा उसकी वजह से प्राप्त नहीं होगी। अब बात करते हैं, क्या पराबैंगनी प्रकाश पर अन्य धातुएं, ये सब धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं? क्या ये भी त्याग देंगी? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ, त्याग देंगी। क्यों? क्योंकि सोडियम, जैसे इसका कार्यफलन कितना होता है, मान लो सीजियम की बात कर लेते हैं और इसमें से प्लेटिनम की बात कर लेते हैं। सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा मान लो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और यूवी जो है उसके एक फोटोन की ऊर्जा मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी होती है, ये आगे बताऊंगा मैं, इतनी होती है, ठीक है। अब तुम सोचो, इस प्रकाश को, दृश्य प्रकाश, इस प्रकाश को जब मैं सीजियम पे आपतित कराऊंगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए। क्या दृश्य प्रकाश के पास है? बिल्कुल है, 5 है ना इसके पास, तो इससे ज्यादा निकल सकता है, और सामान्यतः निकल ही जाता है। क्या मैं इस प्रकाश को इस पे आपतित कराऊं तो सोच के देखो, क्या ये निकाल पाएगा? नहीं, यहां तो कार्यफलन ही बहुत ज्यादा है, 5.65, और इसके पास एक फोटोन के पास ऊर्जा कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो संभव नहीं है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, अगर इस प्रकाश को मैं इस पे आपतित कराऊं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा तो हमने लिखा भी है। लेकिन इस प्रकाश को मैं इस पर आपतित कराऊं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, और इससे जितनी स्पीड से निकलेगा, जितने वेग से निकलेगा, इस वाले से यूवी की वजह से बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा, क्योंकि इसका कार्यफलन तो इसकी वजह आधा भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कार्यफलन कम होने की वजह से यूवी जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश है वो दोनों से, अन्य धातु, सामान्य धातु और हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट और हार्ड, दोनों प्रकार के मेटल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। बट दृश्य प्रकाश केवल और केवल किसकी वजह से कर पाता है? केवल और केवल किसकी वजह से कर पाता है? इनमें से ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर पाएगा, 4 धातुओं में से। किस में से नहीं कर पाएगा? जो अन्य हार्ड जो मेटल हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। जो सोलर पैनल होता है, सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट में पहले सीजियम का यूज होता था स्टार्टिंग में, बाद में आजकल तो सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गए, डायोड वगैरह का यूज होता है, तो आजकल सीजियम वगैरह का उपयोग नहीं होता है। पहले सीजियम का उपयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इसका कार्यफलन कैसा होता है? सबसे कम, इससे ज्यादा का करोगे दिक्कत हो जाएगी। इसका कार्यफलन सबसे कम होता था, इसीलिए सीजियम का उपयोग पहले इसमें किया जाता था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर, क्योंकि सोलर प्लेट जो होती है वो हमारी छत के ऊपर लगाई जाती है, खेत में लगाई जाती है, तो उस पर कौन सा प्रकाश आता है? उस पर दृश्य प्रकाश आके गिरता है। कौन सा प्रकाश आके गिरता है? दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट उस पर आके गिरती है, सही बात है भाई। दृश्य प्रकाश होता है जिससे हमको दिखता है, वो दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश उस पर आके गिरता है, और दृश्य प्रकाश सीजियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, हमारे घर में करंट आ जाएगा, ठीक। अगर मैं सोलर प्लेट में सीजियम की जगह लोहे की प्लेट लगा दूं, सीजियम बहुत महंगा पड़ता है और लोहा बहुत सस्ता, तो हम लोहे की प्लेट लगा दें तो 1 लाख रुपए का सोलर प्लेट हमको मुश्किल से 10,000 मिल जाएगी। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास तो दृश्य प्रकाश आ रहा है। यूवी को तो कौन सी, जो ओजोन पर आता है वो रोक लेती है, पराबैंगनी किरणों को तो वो तो पृथ्वी पे आती नहीं है। हमारे पास कौन सी आती हैं? हालांकि आजकल यूवी भी आ रही हैं उनके साथ साथ में, जो कि बहुत हानिकारक है हमारे लिए, बट वो इनकी मात्रा उतनी नहीं होती कि जिससे करंट इतना बन जाए कि हम अपने घर के काम चला सकें। लोहे की अगर प्लेट बना दें, सीजियम की जगह लोहा काम में ले लें, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा। तो यहां से अगर थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन बनाना चाहो तो लिख देना, यदि सोलर प्लेट में सीजियम के स्थान पर लोहे का उपयोग करें तो क्या होगा?
क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा, सोलर प्लेट नहीं होगी और वो काम नहीं करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुम जवाब दे पाओ तो। सीजियम की जगह अगर हम सोडियम को काम में ले लें तो क्या होगा? तो भैया होगा ये कि इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। सीजियम की जगह लोहे की प्लेट काम में लेने पर तो वो काम ही नहीं करेगी, लेकिन सीजियम की जगह सोडियम की प्लेट लेने पर वो काम तो करेगी, क्योंकि क्षार धातु है सोडियम, और क्षार धातु दृश्य प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, तो काम तो करेगी, लेकिन जितना ये कर पाएगी उतना ये नहीं कर पाएगी। कारण जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे, इसका कार्यफलन 2.14, इसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट इसका मान लो जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, इससे तो ज्यादा ही होगा, सबसे कम ये है ना। तो इसमें से अगर इस पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई फोटोन आया तो बदले में कितनी ऊर्जा से निकल के जाएगा? 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस पे आया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल के जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल के जा रहा है, ये 1.86 लगभग 1.9 या 2 मान लो। तो ये स्लो जाएगा, ये फास्ट जाएगा, तो यहां पे हमको वोल्टेज या करंट ज्यादा मिलेगा और यहां पे कैसा मिलेगा? कम। तो अगर सोडियम से बना दें तो खर्चा तो लगभग उतना ही, सोडियम भी कौन सा सस्ता है, सोडियम भी महंगा आता है, खर्चा लगभग उतना ही, लेकिन हमको करंट और वोल्टेज मिलेंगे थोड़े से कम। तो ये काम करेगा कम मात्रा में और ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। आई होप तुमको पूरी वीडियो समझ में आई होगी।